हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नीट स्टिच एंड कुक विद जोफामा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी सोविंग मशीन की देखभाल और उसके साफ़ सफाई कैसे करती हूँ शेयर करूँगी। तो ये ब्रदर की कंप्यूटराइज सोविंग मशीन है और ये हाउस होल्ड के लिए है। आप अगर टेलरिंग का काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। और देखिए ये इसका बाबिन केस है, कुछ इस तरीके का है। अगर डेली आप 1-2 घंटा सिलते हैं तो इसको डेली बेसिस पे इतनी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। तो ये सब ऊपर से ही निकल जाता है। अब इसका ये जो फीट का पार्ट होता है उसको खोलने के लिए ये जो नीचे है इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर है, वो काम नहीं करता है। इसको मैं तो कॉइन से खोलती हूँ। ये देखिए इसके साथ ये स्क्रू ड्राइवर है, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ नीडल लगाने और निकालने के काम आता है। और मैं एक कॉइन की मदद से उसको खोल लेती हूँ। और फिर ब्रश, जो पेंट करने वाला स्टेशनरी का ब्रश होता है, बच्चों के स्टेशनरी में रहता है, उससे ही इसकी सफाई करती हूँ। और एक और स्क्रू आपको यहाँ से खोलना है तो ये ऊपर का खुल जाएगा। तो ये कोई 12-13 साल पुरानी मशीन है। तो 10-11 साल तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खोला, कहीं से कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबिन केस ही इसका साफ़ किया था। लेकिन पिछले 1 साल से मुझे इसको अंदर से भी खोलना पड़ता है। ये देखें, ये ऊपर का ये निकल गया है। तो इतना तो आपको लाइक महीने 2 महीने में खोल के साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन इतना साफ़ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप 6 महीना साल भर में साफ़ करते हैं तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर से डस्टिंग कर दें या फिर ये लंबा ब्रश लेके थोड़ा अंदर से कर दें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा इसमें। तो इसकी डीप क्लीनिंग कब और कितनी करनी चाहिए ये डिपेंड करता है आप कितनी स्टिचिंग करते हैं। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में कोई 1-2 कपड़े सिल लिए तो उससे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है, कोई इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो इसको बहुत यूज़ करती हूँ, डेली ही कुछ ना कुछ सिलना होता है। तब भी मैंने 10 साल तक इसको बिल्कुल भी नहीं खोला था। लेकिन अभी पिछले 1 साल से मुझे इसकी डीप क्लीनिंग अंदर तक करनी पड़ती है, क्योंकि अब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत डस्ट होती है। इसको कवर करके रखने पे भी अंदर तक डस्ट जाती है। तो ये इतना क्लीन कर लें डेली। इसको 4 से 6 महीने में ये पूरा अंदर से खोल के मैं साफ़ करती हूँ। ये देखिए इसमें इतने सारे स्क्रू हैं, ये जो सारे होल बने हुए हैं ये सब के अंदर स्क्रू है। तो इतना डेली खोलना ईज़ी नहीं है। और फिर इसके अंदर वायरिंग वगैरह भी है, तो उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, इसके लिए भी मैं इसको नहीं खोलती हूँ। बहुत कम खोलती हूँ, जब बिल्कुल मशीन सही नहीं चलती है तभी। तो ये वो सारे स्क्रू खोल लिए। और नीचे भी एक है जो कि दोनों पार्ट को जॉइन करता है मशीन के, इसको भी खोल लिया। और सारे स्क्रू ध्यान से रखें, और भूल जाता है बाद में कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना है, तो आप लिख लें। अब देखिए ये स्टक हो गया, निकल ही नहीं रहा है। देन आई रियलाइज़ कि पीछे एक और स्क्रू है, उसको भी खोलना है। तो बहुत सारे स्क्रू होते हैं, हम भूल जाता है कौन सा स्क्रू खोला कौन सा नहीं। तो ये देखिए इसको जब खोला है मैंने तो फिर ये आसानी से खुल के अलग हो गया है। सारे स्क्रू साइड में रखें ध्यान से, और ध्यान रहे कि बच्चे अगर आगे पीछे हैं तो प्लीज़ इसको ना खोलें। कोई स्क्रू अगर गुम गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो देखिए अब इसको ऐसे रखा और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये ऊपर से ढक्कन जैसा है, देखिए इसके अंदर इस कदर ख़जाना भरा हुआ है। तो ये जो वायरिंग का पार्ट है इसको मैं टच नहीं करती हूँ। दूसरी साइड जो निडल का साइड है जहाँ से स्टिचिंग होती है उस तरफ का सब अच्छे से क्लीन कर लें। और उधर बहुत डस्ट भरी हुई होती है। कितनी डस्ट है ये आपके स्टिचिंग पे डिपेंड करता है, आप कितना स्टिच करते हैं। तो मेरे वहाँ सारे कपड़े घर के ही कपड़े सिले जाते हैं, बाहर के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी डेली कुछ ना कुछ सिला जाता है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको बहुत ही हल्के हाथ से ब्रश से करना है, बाकी ज़्यादा नहीं उधर कुछ करना, नहीं तो कोई वायर हिल जाएगा तो फिर तो भी प्रॉब्लम होगी। और इस मशीन को बनाने जाओ तो जल्दी कोई इसका मैकेनिक भी नहीं मिलता है। तो इसको ध्यान से ही खोलें और ये अच्छे से इसकी इधर सब डस्टिंग करनी है। देखिए सब तरफ से अच्छे से ब्रश डाल के उसके अंदर वो रुई जैसा जमा हो जाता है वो सब निकाल लेना है। अगर आप होम बुटीक चलाते हैं या फिर घर से टेलरिंग का काम करते हैं
चाहते हैं तो ये मशीन आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड नहीं ये उठा पाती। तो 10 साल तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ इसका, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये मशीन का अब टाइम ख़त्म हो रहा है। तो ओवरलॉक वगैरह के लिए तो ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कपड़े सिलना है, कमर्शियल लेवल पे सिलना है, डेली 2-4 जोड़े आपको सिलने हैं, तो फिर आप जो सिंपल सिलाई मशीन है वही लें, या फिर जो हैवी ड्यूटी मशीन आती है, सिंपली स्टिचिंग होती है, उस पर वो वाली आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि उसकी देख रेख करना, ये उसकी साफ़ सफाई करना बहुत इजी होता है। तो इधर ऑयलिंग भी कर दिया है इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद, और जिधर वायर वगैरह है उस तरफ बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाना चाहिए। बहुत ध्यान से ये काम करना है आपको। इसके पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। और जो सिंपल सिलाई मशीन होती है उसको कोई भी मैकेनिक बना सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ, उसके पार्ट्स बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, आप खुद ला के उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इस मशीन में एक चीज़ यहाँ पे भी चेक कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे स्क्रू है, ये टेंशन है, इसको खोलना है और निकालना है। इसको देखना है कुछ इसमें फंसा तो नहीं है। आप देखिए सिर्फ एक यही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्लीनिंग के लिए ज़रूरी होती है। अब इतने के लिए पूरी मशीन खोलना पड़ता है। ये देखिए ये टेंशन के बीच में सुई डाल के चेक करना है, कुछ फंसा वगैरह है तो निकाल। ये देखिए इसमें इतना बड़ा धागा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से सिलाई सही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मेरी मशीन ही ख़राब हो गई है। तो इतना सा चेक करने के लिए इतनी बड़ी मशीन खोलना पड़ता है। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें सुई डाल के, और उसके बाद फिर कपड़े की मदद से ये देखिए इसको फैलाएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाएगी, तो उसमें सुई डाल के आप साफ़ कर लें। उसके बाद कपड़े की मदद से भी इस तरीके से कपड़ा डाल के खींचें, तो अंदर कुछ फंसा हुआ रहेगा तो निकल जाएगा। तो एक बार इस तरफ से खींच लें, एक बार अपोजिट साइड से, दोनों तरफ से इस तरीके से। उसके बाद बस इसकी हो गई क्लीनिंग। यही मेन चीज़ था यहाँ पे। तो इसको अब फिर से लगा देंगे। लगाते हुए भी भूल जाता है कौन सा किधर घुमाना है। ये देखिए अब इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। वैसे इसमें स्टिच तो बहुत सारे हैं, कुछ 60 स्टिच है, जिसमें आप पैच वगैरह अच्छे से लगा सकते हैं, काज, बटन, और 2-4 एम्ब्रॉयडरी की भी स्टिच है, बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। तो ऑप्शन तो इसमें बहुत हैं। अगर आप अच्छी स्टिचिंग करना जानते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउस होल्ड के लिए ओनली। ओवरलॉक वगैरह का भी ऑप्शन है, पिको वगैरह का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे ऐसा लगता है ओवर द टाइम इसको यूज़ करते हुए, कि सिंपल वाली ही अच्छी है। इसको ओवरलॉक वगैरह करने के लिए, काज बटन करने के लिए रख लें साइड में, लेकिन फिर भी जो 4-5 हज़ार वाली आती है मुझे वही सही लगी अभी तक। अब सारे स्क्रू इसमें लगा के इसको बंद कर देंगे। आप चाहे तो स्क्रू पे नंबर लिख के रख लें, और जो वहाँ पे होल है वहाँ पे नंबर, सेम नंबर स्क्रू पे, और उस पर लगा लें, तो पता चलेगा कौन सा स्क्रू कहाँ से निकला है। सारे छोटे बड़े होते हैं तो इधर उधर मिक्स हो जाते हैं, कौन सा कहाँ पे लगाना है, एंड में भूल जाता है फिर। तो सारे स्क्रू लगा लेने के बाद आखिर में ये जो ऊपर का ढक्कन था इसको भी लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए बाबिन केस है, इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। इसमें भी साइड में देखिए सुई डाल के साफ़ कर लेंगे उसको, और उसको लगा देंगे। अब तो ये सारा हो गया है, अब इसकी क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो ये अपना होममेड क्लीनर है, उससे स्प्रे कर दिया है सब तरफ, और थोड़ा सा डिश सोप कपड़े में लगा के, सॉफ्ट कपड़ा इसके लिए यूज़ करना है, या कोई स्पंज वगैरह यूज़ करना है। इसके लिए स्क्रबर जो आता है वो सब नहीं यूज़ करना है, कोई सॉफ्ट चीज़ ही यूज़ करें। तो मैं तो इसमें कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ, कभी मैंने कोई स्क्रबर या वगैरह कोई हार्ड चीज़ इस पर यूज़ नहीं करी है। तो इसको अच्छे से स्क्रब करके उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, और ये अच्छी सी क्लीन हो गई है। उसके बाद एंड में पता चला कि एक स्क्रू तो रह ही गया, तो ये भी इसको लगा देंगे।
कोई प्याला वगैरह रख लें, उसमें सारे स्क्रू जमा करके रखते रहें तो एक जगह रहेगा तो घूमेगा नहीं तो इधर उधर रखेंगे तो कोई ना कोई रह ही जाएगा। नाउ इट्स नाइस एंड क्लीन एंड रेडी टू यूज़। इसको अच्छे से साफ़ कर दो तो लगता नहीं है कि इतनी 10-12 साल पुरानी मशीन है, बिल्कुल नए जैसी चमकती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।